संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, समानता मतलब हर चीज़ में समानता, लेकिन आज के इस मौजूदा दौर में समानता की बात कहीं नज़र नहीं आती। इसी चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं बनवारी लाल मौर्य जी, पिछड़ा वर्ग महासभा के लीगल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड के प्रभारी हैं। भोला सिंह पटेल जी, आप बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। महफूज आलम जी, हाई कोर्ट सीनियर काउंसिल हैं। महफूज आलम जी अध्यक्ष हैं। महफूज आलम जी हाई कोर्ट सीनियर काउंसिल हैं। हम ये जो चर्चा करेंगे तो उसमें जो संविधान में दी गई व्यवस्था और जिस संविधान से भारत चलता है उस पर बात करेंगे कि समानता यानी बराबरी का हक, देश के हर नागरिक को बराबरी का हक दिया जाना चाहिए। चर्चा शुरू करने से पहले हम ये भी बता देना चाहते हैं कि आज देश में इस चीज़ पर तमाम संगठन काम कर रहे हैं कि बराबरी का दर्जा मिले। हमारा मकसद है, हमारे चैनल का मकसद है कि जो संविधान में दिया गया है उसको लोगों तक पहुंचाना और लोगों को बताना कि संविधान में क्या अधिकार देश की जनता को, देश के नागरिकों को है। चर्चा हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव बनवारी लाल मौर्य जी से बात करेंगे। बनवारी लाल जी, ये आर्टिकल 14 संविधान, भारतीय संविधान में आखिर इसका मतलब क्या है? धन्यवाद। भारतीय संविधान में जो समता समानता के अधिकार दिए गए हैं उसका देश के आज़ाद होने के 74 साल बाद भी आज धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहा है। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, आज तक उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। जबकि इस संबंध में वर्तमान राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी ने भी प्रथम वर्ष में ही अपने एक संबोधन में ये कहा था कि न्यायिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जात का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। आज भारत देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें 1089 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं, जबकि मात्र 659 न्यायाधीश कार्यरत हैं। 414 पद रिक्त हैं, जिसमें पिछड़े वर्गों की स्थिति नगण्य है। भागीदारी तो बहुत दूर की बात है। इतना ही नहीं, देश की पार्लियामेंट में भी पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। कैबिनेट में तो उत्तर प्रदेश से एक भी कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है। भोला सिंह जी, आपने बनवारी लाल जी को सुना कि देश की न्यायपालिका और पार्लियामेंट में पिछड़ा वर्ग, दलित यानी 85% का प्रतिनिधित्व नगण्य है। क्या लगता है आपको, इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान देश में लागू है, इस पे काम हो रहा है, उसके बावजूद ऐसी स्थिति की नौबत क्यों आई?
निश्चित तौर पर 1950 में जब 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर जिनके नेतृत्व में संविधान लिखा था, उन्होंने इस देश में बहुत ही अत्याचार देखे और सहे जो 85% जनता के ऊपर किए जा रहे थे, उससे व्यथित होकर उन्होंने अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान में समता और समानता का उल्लेख किया और उसमें ये लिखा गया कि जो गरीब हैं, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इन लोगों के जीवन को उठाने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। और जिसको पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत दिन तक रोके रखा, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस बात को लागू किया कि नहीं, देश की जनता को उनका हक, जो गरीब है, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको दिया जाए। उस पर 15% लोगों ने बड़ा हू हल्ला किया, बड़ा हंगामा किया, लेकिन वो बात लागू हो गई। लागू होने के बाद वो अपनी गति भी नहीं पकड़ पाई थी कि उसके बाद जो सरकारें आई वो 85% जनता को उनके अधिकार से वंचित करना चाहती है और उसे बुरी तरह से कुचल रही। साथ ही आप देखें कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर 85% लोगों के हितों को सरकारें नहीं ध्यान दे रही हैं। यह सीधी सीधी बात है कि 15% व्यक्तियों के पास ही धन है, संसाधन है और देश की संपत्ति पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसको विकेंद्रित किए जाने के लिए समता और समानता का अधिकार लागू किया जाना आवश्यक है। महफूज आलम जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो समानता की बात लिखी गई है, महफूज आलम जी, ये लीगल पोजीशन इसकी क्या होगी? मतलब साहब, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द ही यही है कि हम भारत के लोग, यानी वहां पर हम सबको एक साथ एड्रेस किया गया है। और संविधान के सिर्फ 14 में नहीं, संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में समता तथा समानता के अधिकार के बारे में जिक्र किया गया। 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष, यानी कानून के समक्ष, कानून के सामने सब व्यक्ति, सारे नागरिक भारत के एक समान माने जाएंगे। और 15 में यह कहा गया कि धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पे कोई भेद किसी नागरिक में नहीं किया जाएगा। 16 में कहा गया कि जो पब्लिक सर्विसेज होंगी, जो लोक सेवाएं होंगी, उनमें सबको समान अवसर दिए जाएंगे। 17 में कहा गया नागरिकों के बीच किसी तरह की कोई छुआछूत या इस तरह की बातें नहीं की जाएगी, ये भी समानता का ये अधिकार है। 18 में कहा गया कि साहब किसी को कोई ऐसी उपाधियां नहीं दी जाएंगी और जो पहले उपाधियां दी गई हैं वो सबका अंत हो जाएगा, सारे नागरिक समान हैं। तो संविधान का 14 से लेकर 18 तक के जो हमारे अनुच्छेद हैं, उनका मतलब सिर्फ इतना ही है, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान किए जाए और उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। ये दो बातें निकल के ये 14 से 18 में आती हैं कि सब प्रगति में सबको समान अवसर दिए जाए और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। लेकिन आज इतने साल के बाद आप देख रहे हैं हमारे भारत की राजनीति, पूरी राजनीति, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी की हो, वो आर्टिकल 15 के वायलेशन पे चल रही है। आर्टिकल 15 अभी मैंने बताया आपको, उसमें लिखा हुआ धर्म, जाति, लिंग भेद, लिंग और जन्म स्थान के नाम पे किसी से भेद नहीं किया जाएगा।
पार्टी के टिकट बंटने से लेकर के, कैंडिडेट ढूंढने से लेकर के और वोट देने तक सारी कार्यवाही धर्म जात के आधार पर ही हो गई। संविधान का पालन तो हमारे राजनीतिक पार्टियां खुद नहीं कर रही। हर पार्टी अपने आप में सिंबल है कि ये इस जाति की पार्टी है, इस जाति विशेष की पार्टी है। धर्म की राजनीति, जैसे आपने बताया महफूज जी, कि धर्म के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, इसी के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूम रही है और आर्टिकल 15 का ये खुल्ला खुल्ला वायलेशन है। बनवारी लाल जी, समानता का अधिकार कि सबको एक समान जो है समझा जाए, एक समान जो फायदे हैं सबको दिए जाएं एक तरह से। अब ये एक चीज बताइए कि देश की पार्लियामेंट में आरक्षण के आधार पर करीब 135 सांसद जाते हैं। जब बराबरी का दर्जा है तो ये लोग ये बात कभी क्यों नहीं उठाते वहां पे? देश की पार्लियामेंट में जो सांसद जाते हैं वो उस पार्टी की विचारधारा के अनुरूप ही अपनी बात रखते हैं, जबकि आज आर्टिकल 15 में जैसा उल्लेख भी है कि सामाजिक समता समानता, और 14 में भी उसका उल्लेख है कि उसके आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन देश की पार्लियामेंट में जब उनके हक और हुकूक की बात आती है तो उसको अक्षरशः नहीं रख पाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि वर्तमान पार्लियामेंट में अपना दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रिया पटेल ने जब न्यायिक क्षेत्र में राष्ट्रीय जुडिशियल कमीशन की बात रखी तो 543 लोगों में बाकी बैठे सांसदों ने, कुछ लोगों ने ही उसका समर्थन किया, बाकी लोगों ने उस पर मौन व्रत रखना। जबकि पिछड़े वर्गों का पार्लियामेंट में आरक्षण नहीं है, लेकिन अनुसूचित जात के लोगों की सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जात के लोग उस रिजर्व सीट से आते हैं तो उनको पार्लियामेंट में अपनी बात, उन लोगों की बात अक्षरशः रखनी चाहिए, ताकि उनको अनुसूचित जात के लोगों को उसका प्रतिनिधित्व मिल सके। आप देख रहे हैं कि 11 मई 2010 को जब पूर्व चीफ जस्टिस बालाकृष्णन जी रिटायर हुए, उसके बाद से आज तक अनुसूचित जात का कोई जज नहीं बनाया गया। उसका कारण हुआ कि चाहे जस्टिस कर्णन का मामला रहा हो जो मद्रास हाई कोर्ट के वकील रहे हों, चाहे राजेंद्र श्रीनिवास अपर जिला जज का जबरन रिटायरमेंट का मामला रहा हो, आपने देखा उसमें जातिगत आधार पर कार्रवाई हुई। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का मामला आया, उस पर भी क्या कार्रवाई हुई यह भी आप लोगों ने देखा। तो आज भारतीय संविधान की धारा 14 का उल्लंघन होने की वजह से आप देख रहे हैं कि सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, जो आज की मूल एवं भौतिक आवश्यकता है। अभी देश की संवैधानिक क्षमता और उसके प्रतिनिधित्व का जो मामला आया है, उसमें यह देखा गया कि केंद्रीय सेवाओं में भी उत्तर प्रदेश और देश के पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व मान 11.2% है। तो इसका मतलब देश की पार्लियामेंट में जो भी हमारे लोग प्रतिनिधित्व करते हैं वो हमारे समाज की बात, हमारे हक और हुकूक की बात सही तरीके से नहीं रखते हैं। जी, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। बाबू जी, जो समानता की बात है, भागीदारी, कि सबको बराबर का हक मिले, बराबर की भागीदारी हर जगह हो, लेकिन नहीं मिल पा रहा है।
तो ऐसा क्यों हो रहा है ये, जबकि देश में हर तरह के लोग, हर जात बिरादरी के लोग पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं, विधानसभा में भी जा रहे हैं, राज्यसभा भी जाते हैं सब चुन के, लेकिन उसके बावजूद अपनी बात नहीं रख पाते हैं, ऐसा क्यों? बहुत ही सामयिक क्वेश्चन किया है असलम साहब आपने। खासतौर से जो हमारी बात पार्लियामेंट में और जो ये सरकारें हैं यहाँ पर कायदे से नहीं उठ पाती हैं, उसका मेन कारण मेरी समझ आता है ये है कि जो सामाजिक रूप से प्रशिक्षित लोग निकल करके राजनीति में नहीं जा रहे हैं और राजनीति में उनके ऊपर पार्टियों का अंकुश रहता है, वो अपनी बात अगर कहना चाहे तो भी नहीं कह पाते, ये उनकी कमजोरी है। इसका मेन कारण ये है कि हमारे प्रशिक्षित लोग नहीं जाते। बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट की फीलिंग्स के लोग जो हैं, जो कैडर के लोग जो हैं, जब पहुंचेंगे राजनीति के अंदर तब जाकर के हमारी बातें वहां पर उठेंगी, और जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हमारी बातें वहां पर नहीं उठेंगी। और जब तक बात नहीं उठेगी हमारी बैकवर्ड क्लासेस की, तब तक बैकवर्ड क्लासेस को और शेड्यूल कास्ट को अगर ले लीजिए तो इनको इनके भागीदारी, इनके अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इनकी भागीदारी नहीं मिलेगी। शुरू से पिछड़ा वर्ग संघ जिसको रामबचन जी यादव और जयराम जी वर्मा ने बनाया था, उनका मेन उद्देश्य ये था कि जो सेपरेट क्लास है, जो एक ही सब मैं रिजेक्टेड क्लास कहता हूँ, ये जो रिजेक्टेड सेपरेट क्लास है, जब तक इनके विषय में पूरी तौर से लड़ना चाहते थे, वो सामाजिक, आर्थिक और हर तरह से, और वही लड़ाई उनकी पिछड़ा वर्ग संघ आज तक वही लड़ाई लड़ता चलाया है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होना चाहिए और रिजर्वेशन हर एस्पेक्ट में होना चाहिए। ये हमारी मांग शुरू चलती चली आ रही है और इसके ऊपर हमेशा चलेंगे। जहाँ तक संवैधानिक बात कह रहे हैं, वो हमारे भाई साहब इन्होंने रखा है, उसके अनुसार से मैं इसका पूरी तौर से समर्थन की बात करता हूँ। जो बात आप कह रहे हैं वो चीज संविधान में थी। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 से 18 तक के वो बात दी है कि हर क्षेत्र में समानता की बात कही गई है। उसके बावजूद संविधान का क्या पालन हो रहा है? संविधान का पालन नहीं हो रहा है। जहाँ तक बैकवर्ड क्लासेस के इनकी बात है, पालन नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि जब जनता पार्टी बनी थी तो उस वक्त जो है ये मंडल आयोग जब बना था, मंडल आयोग ने पूरा सर्वेक्षण करके अपनी बातें रखी और उसमें हर बात का रखा था, उन्हें रिजर्वेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। सिंह जी, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है क्या? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक के जो बात है, हम यहाँ पे एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं आपसे, क्या इस समस्या का सलूशन रिजर्वेशन ही है कि और कुछ भी? देखिए, रिजर्वेशन से बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बैकवर्ड क्लासेस के लोग, मिनॉरिटी के लोग और शेड्यूल ट्राइब्स क्लास के लोगों को सामाजिक स्तर पर भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मिनॉरिटी के लोग हैं, उनको पूर्ण रूप से सामाजिक समानता नहीं प्राप्त है। आप देखें कि एक ब्राह्मण का बेटा अनपढ़ होता है लेकिन उसके पैर एक बैकवर्ड छूता है, चाहे वो 80 साल का हो। ये सामाजिक असमानता है, ये समाप्त होना चाहिए। दूसरी चीज, राजनीति में आप देख लीजिए, रिजर्वेशन तो है कि इनको यहाँ से टिकट दिया जाना चाहिए, टिकट तो मिलता है लेकिन उन्हें बोलने का अवसर, काम करने का अवसर पार्लियामेंट में नहीं मिलता है।
और चुनी हुई सरकारों में भी उनको जो है पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं दी जाती। आर्थिक रूप में तो आप देख लीजिए कि जब से ये संविधान बना है उससे पूर्व से ही विषमता लागू है। पूरी संपत्ति धन का केंद्रीकरण 15% लोगों में है, जिसको विकेंद्रित करके वंचित लोग और जिन्हें कहते हैं कि दबे कुचले शोषित अल्पसंख्यक लोगों के बराबर का हिस्सा देने पर ही हो सकता है। साथ ही देखिए कि नौकरियों में आरक्षण पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। साथ ही सर्विस में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए कि वो जो प्रमोशन होता है उसमें भी उनको मिलना चाहिए। न्यायपालिका में भी आरक्षण मिलना चाहिए। न्यायपालिका में तो सबसे कम आरक्षण हमारे वंचित शोषित बैकवर्ड क्लासेस का है। मात्र 2 व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट में जो बैकवर्ड क्लासेस और वंचित क्लासेस से आते हैं वो जजेस हैं। बाकी और जगह पर कहीं भी देख लीजिए कि कुछ ही घराने हैं जो बड़े बड़े घराने हैं, उन्हीं से हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं। आम लोग जो है नहीं बनते। तो आप ये देख लें कि समता और समानता के मामले में कि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर अधिकार है। तो जब बराबर अधिकार है तो 15% लोगों को ही क्यों जजेस बनाया जाता है, उनको वहां रखा जाता है। काबिलियत तो सब में है, ईश्वर ने सबको पैदा किया। उस पर बीच में कोई ठप्पा नहीं लगा के भेजा कि तुम काबिल हो या नाकाबिल हो। उसे परिवेश मिलता है, पढ़ाई मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा मिलता है तो वो काबिल इंसान बन सकता है। अब बाबूजी आपने अभी भोला सिंह जी को सुना। एक चीज़ जो सामने आ रही है कि आप जिस चीज़ को आपने कहा कि भागीदारी, जितने लोग हैं उस हिसाब से जो भागीदारी होना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से भागीदारी होगी तो फिर आरक्षण की कहाँ ज़रूरत होगी। और संविधान कहीं पे ये नहीं कहता है, संविधान में 2 चीज़ें आई, कहीं ये नहीं कहता है कि आरक्षण ज़रूरी है और न अगर हम आ जाएंगे आर्टिकल 14 से 18 तक के अगर इस पे आ जाएंगे तो फिर आरक्षण की बात ख़त्म हो जाती है। संविधान भी थोड़ा सा जो है लग रहा है कि संविधान में ये चीज़ पहले ही कह दी गई कि सबको बराबरी का अधिकार है। बराबरी मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जिसकी आबादी उतनी भागीदारी। क्या आपको ये लगता है कि अगर आर्टिकल 14 से 18 तक के सही से लागू कर दिया जाए तो आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आरक्षण की ज़रूरत जब तक समाज का प्रत्येक तबका, मैं तबका वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय का 80% जो मोहम्मद बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आता है, उसको लिए जोड़ करके हम चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, मैं जो शुरू से अपनी बात कह रहा हूँ, फेडरेशन अपनी बात कह रहा है, वो क्यों कह रहा है? सवाल इस बात का है कि क्या पार्लियामेंट में और यहाँ पर लोकसभा में, इनमें सब में क्या हमारी आबादी के अनुसार हमें सीटें वहाँ पर मिलती हैं? क्यों नहीं व्यवस्था की गई संविधान के अंदर में शुरू से ही? क्यों नहीं व्यवस्था की गई कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाई जाए? आप चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट से ले लीजिए, उससे लेकर के आज तक बैकवर्ड क्लासेस का यहाँ यूपी में भी, राज्यों में भी और सेंटर में भी सदस्यता इनकी गिरी है, कम हुई है। इनका ग्राफ गिरा है, इनका हमारे लोगों बैकवर्ड क्लासेस का ग्राफ गिरा है। बैकवर्ड क्लासेस का जो ग्राफ गिरा है उसको इससे जोड़ करके आप चलिए। जब तक संसद में और लोकसभा में, यहाँ पर राज्यसभा में, यहाँ पर जब तक हमारे एक चीज बाबू जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि बैकवर्ड क्लासेस
के प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव में, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लोग वोट नहीं देते हैं। जहाँ पे जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से अगर कोई प्रत्याशी खड़ा है उसके बावजूद नहीं जीतता है, तो ये देश की जनता की कमी है कि ना कि व्यवस्था की। टिकट बैकवर्ड क्लासेस में टिकट ऐसे लोगों को दिया जाता है जो उनकी 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 चापलूसी में रहते हैं या पैसे पर टिकट ले लेते हैं। समाज के अंदर जो काम करता है, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, समाज के अंदर जो काम करता है, जो सोशल फ्रेंड से उभर करके ऊपर आता है, उनको पार्टियां टिकट नहीं देती हैं। लेकिन निर्दलीय लोग खड़े होते हैं, इस तरह के लोग, लेकिन देश की जनता, उस क्षेत्र की जनता उनको वोट नहीं देती है। ये क्या वजह? देश की जनता भी पार्टी की तरफ झुकती है। पार्टी का उम्मीदवार जो होता है वो पार्टी को वोट देती है। आप चौधरी चरण सिंह के जमाने में ट्रांसफरेबल वोट अब नहीं रह गया है, अब तो पार्टी का वोट रह गया है। इसलिए पार्टी में लोग बेचते हैं। बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, कौन लेना देना मुझसे नहीं। तो क्या यह समझा जाए कि आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हीं ने इस संविधान को खत्म कर दिया? राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ की बात लेकर के काम करती हैं। ये तो पब्लिक को समझना चाहिए कि संविधान की कितनी अवहेलना हो रही है। महफूज आलम जी, जो सबसे सामने आ रही है बार बार निकल के कि संविधान में समानता का अधिकार दिया गया, लेकिन देश की अभी हमने जो बात करी, अभी हमने रखी है चित, जनता क्षेत्र की जनता, क्षेत्रीय जनता अपने उस हमदर्द को जो उसके लिए हर टाइम खड़ा रहता है, उसकी बनिस्बत पार्टी को तवज्जो देती हैं, जिसकी वजह से संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक का पालन नहीं हो पा रहा है। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही है। जनता को ये सोचना होगा। हमने इससे पहले भी कई बार ये बात कही कि जो शख्स आपके सामने आया है इस बात के लिए वोट मांगने कि मुझको वोट दीजिए, मैं मंत्री बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा, मैं शासन प्रशासन में जाके आपकी सेवा करूंगा, कार्य करूंगा, वो इस लायक है या नहीं है। पार्टी सिंबल ना देखे, उसकी योग्यता देखिए। आप एक स्वीपर चपरासी भी रखने जाते हैं अपने वहाँ काम करने के लिए, तो उसकी योग्यता देखते हैं कि वो कर पाएगा काम कि नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जनता को इतना बरगला दिया गया है आज़ादी से लेकर आज तक कि जनता ये नहीं देखती। जनता देखती है किस पार्टी से है, उस पार्टी के नेता को वोट देती है। अब पार्टी भी नहीं रह गई, अब पार्टी का नेता के नाम से वोट चलता है, किसी पार्टी के नाम से नहीं चलता। पार्टी का नेता जो है कहा मैं पार्टी को वोट नहीं दे रहा हूँ, फला नेता को वोट दे रहा हूँ, जो नेता यहाँ आएगा नहीं काम करने के लिए। तो अब पोजीशन ये है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि हम जिस व्यक्ति को वोट दे करके जिस काम के लिए नियुक्त कर रहे हैं, क्या ये कार्य के काबिल है, क्या ये कार्य कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो जो योग्य व्यक्ति है हम उसको वोट दें। हमें योग्यता के आधार पे वोट दे करके उससे काम लेना है, न कि किसी सिंबल, किसी जाति, किसी विशेष वर्ग, किसी संप्रदाय के आदमी को। आर्टिकल 14 पे यानी संविधान पे जो चर्चा हो रही है, इसमें आपने लोगों की बातों को सुना। क्या वजह है कि संविधान का पालन नहीं हो रहा? आज 74 साल आज़ादी के बीत जाने के बावजूद संविधान जब धरातल तक पहुंचा ही नहीं, तो अनुपालन की बात ही कहाँ है। इसमें आर्टिकल 14 पर सभी लोगों ने सहमति व्यक्त करते हुए जब ये चीज़ कही, उसी आर्टिकल 14 के तहत भारतीय संविधान में ग्राम सभा, राज्य सभा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, नगर पालिका, यहाँ तक कि विधानसभा, राज्यसभा में अनुसूचित जाति की सीटें रिजर्व हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए वहीं गांव सभा, नगर पालिका, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, इनमें तो सीटें रिजर्व हैं,
लेकिन देश की पार्टियां में 74 साल के बाद भी ना तो विधानसभा में सीटें रिजर्व हैं, ना ही लोकसभा में सीटें रिजर्व हैं, ना ही विधान परिषद में सीटें रिजर्व हैं, ना ही राज्यसभा में सीटें रिजर्व हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय संविधान के नियमों की अवहेलना हो रही है।